हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज चर्चा करते हैं जो है बंगाल के गवर्नर जनरलों की। और पिछले जो है टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था, बंगाल के गवर्नरों की चर्चा की थी। लेकिन आपको पता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1772 से लेकर के 1774 तक जो है बंगाल के गवर्नर रहे। और इसी समय जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह आ जाए क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और इस तरह वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम है वो 1774 से लेकर के 1785 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल है। देखो, गवर्नर जनरल को हिंदी में महाराजपाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये महाराजपाल भी कहलाते हैं। तो देखिए, थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन जब आंसर ना हो कि आ जाए क्वेश्चन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग आंसर ना हो, तो ऐसी जगह वारेन हेस्टिंग्स जो है आंसर होंगे। और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 1772 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है राजस्व बोर्ड का गठन किया, तथा जो कोष था उसको जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? कलकत्ता ले गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स कहते 1772 में उन्होंने 5 वर्षीय की और 1777 में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, तो 1772 में 5 वर्षीय और 1777 में 1 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को भी लागू किया था। चलिए थोड़ा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि जो है जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने, तो इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय और दल का गठन किया गया था। यानी इनकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 4 सदस्य और नियुक्त हुए थे। और वो 4 सदस्य कौन थे? तो वो 4 सदस्य थे बारवेल, मानसेन, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस थे। फिलिप फ्रांसिस थे। ठीक है, तो ये 4 अन्य सदस्य थे। और आपको पता है, यदि आ जाए कि वारेन हेस्टिंग्स का विरोधी कौन था, तो वो थे फिलिप फ्रांसिस थे। ठीक है, तो इस तरह ये गवर्नर जनरल की 5 सदस्यीय परिषद थी, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 उसके सदस्य। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? वारवेल, मानसन, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। और फिलिप फ्रांसिस जो है वो इनका विरोधी था। ठीक है, आगे आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही वारेन हेस्टिंग्स थे जिन्होंने जो है द्वैत शासन व्यवस्था को भी 1772 में समाप्त किया था। तो बताइए, अच्छा, द्वैत शासन व्यवस्था को शुरू किसने किया था बंगाल में? ये आपसे क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या बना कलकत्ता में? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्पे। कौन बनाया गया? सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने। और ध्यान रखिएगा, इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए, जिनका नाम था हाइड, चेम्बर्स और तीसरे थे लीमेस्टर। ठीक है, तो ये एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? सर एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर थे। ठीक है, और यदि पूछा जाए इस समय अंतिम अदालत क्या थी, तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है,
अंतिम अदालत क्या थी? तो अंतिम अदालत थी प्रीवी काउंसिल। क्या थी भैया? तो अंतिम अदालत थी प्रीवी काउंसिल थी। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ पे थी? ये लंदन में थी। कहाँ पे थी? लंदन में। यानी आप अंतिम अपील कहाँ जो है कहाँ दे सकते थे? तो वो थी प्रीवी काउंसिल, लंदन में दे सकते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कह सकते हैं भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, कलकत्ता में क्या बना? उच्चतम न्यायालय बन रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा 1784 में इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स के समय ही सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस संस्था द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पहली पुस्तक कौन थी? तो इस संस्था द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पहली पुस्तक थी भगवत गीता। और इस भगवत गीता का यदि आ जाए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और इसकी जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना को स्वयं जो है किसने लिखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ये भी आपको याद रखिएगा। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन है भगवत गीता किसका भाग है? ठीक है, तो भगवत गीता किसका भाग है? महाभारत का कौन सा पर्व है? तो महाभारत का 6वां पर्व है। और इसी 6वें पर्व को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भीष्म पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पर्व कहते हैं। और यही भीष्म पर्व ही आपकी क्या है? भगवत गीता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि दूसरी पुस्तक कौन थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? तो वो थी कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी थी? कालिदास जी की पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं जो है सर विलियम जोन्स ने किया था, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और यदि आ जाए ये तो इस संस्था द्वारा अनुवादित किताबें थी, तो भगवत गीता और कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। इसी तरह जयदेव की गीत गोविंद थी, नारायण पंडित की हितोपदेश थी। इन सब किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि पहली पुस्तक कौन थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, वो इस संस्था द्वारा अनुवादित नहीं थी, तो वो थी आपकी 1776 ईस्वी में मनुस्मृति। ठीक है, ये याद रखिएगा, मनुस्मृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, किस नाम से हुआ? तो वो भी याद रखिएगा, ए कोड ऑफ जेंटू ला के नाम से। किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू ला के नाम से जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कहते वारेन हेस्टिंग्स ने अवध को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति या इसी को घेरे की नीति कहते हैं। ठीक है, धार बन गया यहाँ पे, तो घेरे की नीति या इसी को रिंग फेस की नीति कहते हैं। सॉरी, रिंग फेस है, तो रिंग फेस की नीति कहा जाता है, इसको लागू किया था। तो आपको पता है कि जब आप लोग पढ़ते हैं कि जब लॉर्ड क्लाइव ने जो है किससे जो है संधि की थी, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की थी ना। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है जब वारेन हेस्टिंग्स थे, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है 1773 में जो है बनारस की संधि की गई थी। ठीक है, कौन सी संधि की गई थी? अवध से बनारस की संधि की गई थी। और अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला उस समय भी थे। तो कहते हैं इस संधि द्वारा क्या हुआ था कि जो आपने पढ़ा था इलाहाबाद की द्वितीय संधि पढ़ा था 16 अगस्त 1765 को, तो अवध के नवाब से 50 लाख हर्जाना मांगा गया था और न दे पाने की स्थिति में कड़ा और मानिकपुर के ज़िले उनसे लेकर के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए गए थे। लेकिन इस संधि द्वारा क्या हुआ कि जो है शुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों को 50 जो लाख रुपया था वो वापस किया और बदले में जो है उसको कड़ा और मानिकपुर के ज़िले प्राप्त हो रहे हैं। तो ये नीति कहलाती है
सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किसकी? वारेन हेस्टिंग्स की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स ने 1775 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। ठीक है, मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे जिनका नाम था नंद कुमार, और ये एक जो है कहते हैं उच्च वंश के प्रतिभाशाली ब्राह्मण थे। ठीक है, और इन पर जो है जालसाजी का काहे का जालसाजी का मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकवा दिया गया था। और इस मुकदमे को जो है कौन सी हत्या दी गई है? न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई है। तो देखो घटना क्या थी, नंद कुमार को क्यों फांसी दी गई थी, तो इसका भी कई कारण था, तो थोड़ी कहानी है, चलिए हम बताते हैं आपको। कहते हैं नंद कुमार जो है एक उच्च वंश के प्रतिभाशाली बंगाली जो है ब्राह्मण हुआ करते थे, और 11 मार्च 1775 को, कब? 11 मार्च 1775 को, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने इन पर एक आरोप लगाया, एक अभियोग लगाया। क्या अभियोग लगाया? कि उसने जो है मीर जाफ़र की जो विधवा है, तो आपने पढ़ा था मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना था, फिर इसके बाद जो है मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बने, और मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र बने थे। तो इन पर जो है ये आरोप लगा कि मीर जाफ़र की विधवा जो मुन्नी बेगम थी, क्या नाम था उनका? मीर जाफ़र की बेगम का नाम था मुन्नी बेगम नाम था। ठीक है, तो मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लेकर 3.5 लाख रुपए लेकर के उसको नवाब की संरक्षिका बनाया था। यानी जो उस समय नवाब बने थे उनकी क्या बनाया था? संरक्षिका नियुक्त किया था। ठीक है, तो संरक्षिका बनाया था। और इसी समय जो है मोहन प्रसाद नामक जो है कलकत्ता के एक व्यापारी ने, कौन थे व्यापारी? वो मोहन प्रसाद थे। ठीक है, मोहन प्रसाद नामक एक कलकत्ता के व्यापारी ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया। और कहते हैं इस केस की जो है सुनवाई कहाँ पे हुई? जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना था, और उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश 1775 की बात है, तो मुख्य न्यायाधीश भी आपके कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और जो सर एलिजा इम्पे थे वो वारेन हेस्टिंग्स के मित्र भी थे। तो जब मित्र थे तो इन्होंने जब डिसीजन दिया एलिजा इम्पे ने, तो उस एलिजा इम्पे में इनको प्राण दंड दिया गया। तो ये डिसीजन था 5 अगस्त 1775 को। कब था डिसीजन दिया? 5 अगस्त 1775 को डिसीजन दिया, और उसमें उनको फांसी की सज़ा प्राप्त हुई। और इस तरह जो है 5 अगस्त 1775 को नंद कुमार को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसी कारण इनकी जो जालसाजी का इनका मुकदमा चला, और इसे जो है क्या कौन सी हत्या का नाम दिया गया? न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। और ये किसने दी? तो मैडम बेवरीज का नाम सुना है? तो मैडम बेवरीज ने जो है इनको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, ये नंद कुमार की फांसी का मुकदमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर था जिस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था। ठीक है, यानी इन पर कौन सा मुकदमा चला? महाभियोग का मुकदमा चला। और ये मुकदमा जो है 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, परंतु जो है वहाँ की संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया, और एक सम्मान के रूप में उनको क्या मिली? मान की तलवार से भी सम्मानित किया गया। तो मान की तलवार से भी इनको सम्मानित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है लॉर्ड बर्क ने, जो समय अपोजिट पार्टी के नेता थे, तो लॉर्ड बर्क ने हेस्टिंग्स को क्या क्या कहा है? उनको चूहा और नेवला कहा है, एक अन्याय का मुखिया कहा है, झूठा बैलों का ठेकेदार भी कहा है। ऐसे शब्दों से जो है इनको संबोधित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और घटनाएं देख लेते हैं। अब देखिए इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स के समय एक और एक्ट आया था, आप लोग पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत पूछा जाता है
कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया था। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आया था। और इसी ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, तो हमने आपको बताया था 4 सदस्य नियुक्त हुए थे और एक स्वयं वारेन हेस्टिंग, कुल 5 सदस्य थे ना। और 4 सदस्य कौन थे? वारवेल, मानसेन, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस थे। तो कहते इस एक्ट के तहत जो है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्यों को की जगह जो है एक सदस्य घटा दिया गया और इनकी संख्या कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं आगे, जो है अगला गवर्नर जनरल कौन है। तो देखिए, अगला बंगाल का गवर्नर जनरल है जिसका नाम है मैकफर्सन, और जो कब बना? 1785 में आया और 1786 तक रहा। तो कहते हैं ये बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल था, यानी कुछ समय के लिए यही आया। और इसने संपूर्ण भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको 23 जिलों में विभक्त करके शासन किया था। यानी कितने जिलों में विभक्त किया? 23 जिलों में विभक्त करके जो है संपूर्ण जो है शासन करता है ब्रिटिश साम्राज्य का। तो एक चीज़ यही आपको याद रखनी है, अस्थायी गवर्नर था और इसने भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को 23 जिलों में विभक्त करके शासन किया था, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगले जो गवर्नर आ रहे हैं उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम है 1786 से 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि ये जो है गवर्नर जनरल के साथ साथ जो है प्रधान सेनापति बन कर के भी भारत आ रहा है, ठीक है। प्रधान सेनापति बन कर के भी भारत आ रहा है, चूँकि 1786 में एक एक्ट पारित हुआ था संसद में, और उसी एक्ट के तहत इसने कहा था मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ जो है और कौन सा प्रधान सेनापति का पद भी जो है चाहिए, तभी मैं जो है भारत जाऊंगा। इस तरह ये दोनों पद प्राप्त करके जो है भारत आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कह रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दासों के व्यापार पर क्या लगा दी? रोक लगा दी थी, ठीक है। यानी दासों के व्यापार पर क्या कर दिया इसने? रोक लगा दी थी, ठीक है। अगला देखते हैं। 1787 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस, जिसे नागरिक सेवा भी कहते हैं, एवं पुलिस सर्विस की शुरुआत की। इसलिए क्वेश्चन आता है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और यदि आ जाए पुलिस सर्विस का या पुलिस सेवा का जनक भी किसे माना जाता है? तो इसका भी आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं भारतीय सिविल सेवा को जो है क्या कहते हैं? इस्पात का चौखटा कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है किसे इस्पात का चौखटा कहा जाता है, तो भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखटा कहा जाता है। और आपको पता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत जो है 1893 में जो है 1853 में जो है प्रतियोगात्मक यानी सिविल सेवा की परीक्षाएं कहाँ पे होने शुरू हो गई? इंग्लैंड में, ठीक है। और यदि आ जाए भारत में कब से शुरू हुई? तो 1923 में भारत में जो है संपन्न हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ली कमीशन आया था, और इसी ली कमीशन पर जो है इलाहाबाद में जो है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सर रोजर पार्कर बने थे। कौन बने थे? सर रोजर पार्कर बने थे, भारत में जब इलाहाबाद में स्थापित हुआ था संघीय सेवा आयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम आईसीएस कौन थे? तो भारत में प्रथम भारतीय आईसीएस थे 1863 में, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था भैया? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये प्रथम आईसीएस थे। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी आईएएस की परीक्षा पास की थी, और वो जो है असम के क्या बने थे? कलेक्टर बने थे। लेकिन 1874 में उन्हें क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही आईसीएस की परीक्षा पास की थी अरविंद घोष ने भी। किसने की थी?
अरविंद घोष ने भी पास की थी, लेकिन वो जो है घुड़सवारी की परीक्षा जो है फेल हो गए थे। चूँकि उस समय घुड़सवारी भी आनी चाहिए थी, तो उसकी परीक्षा जो है वो फेल हो गए थे। ठीक है, फिर आगे चल कर के आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्होंने फिर बाद में सर्विस छोड़ दी थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है स्थायी बंदोबस्त, या इसी को जो है जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, इसी को इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसी को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उन्होंने ये किससे व्यवस्था स्थापित की? तो जमींदारों से। किससे? जमींदार, इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें क्या बात की गई? तो इसमें ये कहा गया कि 1/11 भाग जो है जमींदारों को जो राजस्व इकट्ठा करेंगे उसका 1/11 भाग उनको मिलेगा, और 10/11 भाग किसको मिलेगा? अंग्रेज़ों को मिलेगा 10/11 भाग। तो ये व्यवस्था कहलाती है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो कई नामों से जानते हैं इसको, जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, विश्वेदारी व्यवस्था, सूर्यास्त कानून, परमानेंट, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। तो कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो 1/11 भाग किसको? जमींदारों को। 10/11 भाग किसको? ये मिलता था ब्रिटिश सरकार को मिलता था। और इसमें ब्रिटिश भूमि का कितने % भूमि थी, या ब्रिटिश भारत की कितने % भूमि थी? तो 19% भूमि जो है इसमें शामिल थी। ठीक है, तो ये भी अभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है भारत में ही हो गई थी, और इनकी समाधि यदि पूछी जाए कहाँ पे है, तो इनकी समाधि है गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर में। ठीक है, कुछ और घटनाएं देख लेते हैं, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे जब आपको पता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से जो है 92 के बीच में हुआ था। 1790 से 92 के बीच, उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। और आपको पता है कि 1792 में एक संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उस संधि द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, जो अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की कहानी थी। अब आगे चलते हैं, अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है सर जॉन शोर। क्या नाम है इनका? सर जॉन शोर, और इनका टाइम है 1793 से 1798। ठीक है, तो देखो सर जॉन शोर ने मैसूर राज के साथ आहस्ताक्षेप की नीति अपनाई। कौन सी नीति? आहस्ताक्षेप, यानी जब ये आए गवर्नर जनरल बन करके तो उन्होंने मैसूर से कोई युद्ध नहीं लड़ा। जबकि हमने अभी आपको बताया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब आ रहे हैं? 93, और 93 से 98 तक कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और उसी में टीपू सुल्तान युद्ध के मैदान में श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा जाएगा। ठीक है, तो कौन सी नीति अपनाई मैसूर के विरुद्ध? आहस्ताक्षेप की नीति अपना रहा है। ठीक है, या तटस्थता की नीति अपना रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है सर जॉन शोर ने ही जमींदारों को भूमि का क्या माना? वास्तविक स्वामी माना। ठीक है, कि जमींदार ही क्या है? भूमि के वास्तविक स्वामी है। ठीक है, तो ये किसने माना था? ये माना था जो है सर जॉन शोर ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो इसी के समय जो है और भी आक्रमण हुआ था। आप लोगों ने अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है? तो अहमद शाह अब्दाली के जो पोते थे जमान शाह, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसकी तोपें गिर गई थी, जिनको कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो है निकाल करके वापस लौटाई थी। ठीक है, तो ये सब कहानियाँ जो है इनके समय है। अब आते हैं अगला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आ रहा है, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। कौन आ रहा है? लॉर्ड वेलेजली आ रहे हैं। और लॉर्ड वेलेजली का टाइम है 1798 से 1805 ईस्वी। 1798 से 1805 ईस्वी। ठीक है,
और लॉर्ड वेलेजली को ही ध्यान रखिएगा बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सर्वप्रथम हैदराबाद के निजामों ने स्वीकार की थी। कब? 1798 में इन्होंने स्वीकार की थी। इसके बाद किसने स्वीकार की? 1799 में मैसूर ने, 1799 में तंजौर ने, 1801 में अवध ने, 1802 में बाजीराव पेशवा ने बसीन की संधि की, ठीक है, 1802 में भोसले ने, और 1804 में ग्वालियर के सिंधिया ने जो है कौन सी संधि? सहायक संधि स्वीकार की थी। तो इसीलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के लिए जो है जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो इसी के समय जो है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई? फोर्ट विलियम नामक जो है किले की स्थापना हुई, जो आज कॉलेज भी है। और इसके जो है पहले अध्यक्ष बने थे सर चार्ल्स आयर कूट को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर कूट इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसी के समय 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। कौन सी प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। और इसी के समय 1803 ईस्वी में जनरल लेक ने, किसने? जनरल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और आगरे पर भी अधिकार कर लिया, यानी दिल्ली और आगरे पर अधिकार कर लिया। और उस समय दिल्ली के मुग़ल बादशाह यदि आ जाए, कौन थे? तो मुग़ल बादशाह थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। 1806 तक रहते हैं, फिर 1806 में अकबर द्वितीय बनेंगे, 6 से 37 तक, और फिर 37 से 1857 तक जो है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो 1857 के विद्रोह में हुमायूं के मकबरे से उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाएगा, और वहीं पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली के समय की महत्वपूर्ण घटना है, वो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और ये युद्ध अंग्रेज़ों और किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान के बीच। और कहते इसी युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखिए इसी समय जो है लॉर्ड वेलेजली के समय ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, जो कब हुआ था? 1803 से 1805। और यदि आ जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1775 से 1782 तक हुआ था। और ये युद्ध समाप्त हुआ था, जो है एक संधि हुई थी, सालाबाई की संधि। कौन सी संधि? सालाबाई की संधि, जिसमें महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा 1803 से 1805 तक। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817 से लेकर के 1818 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इनके समय कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है अगले गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा जो है गवर्नर जनरल बन के आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने पीछे भी पढ़ा था, यदि आ जाए कौन सा ऐसा गवर्नर है जो 2 बार गवर्नर बन करके भारत आया, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव, जो 2 बार आए। यदि आ जाए कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा है जो 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यही वो गवर्नर जनरल है जिसको दोबारा जो है भारत बुलाया जा रहा है 1805 में। लेकिन क्या हुआ कि 5 अक्टूबर 1805 में उसकी 67 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसको कहाँ दफन कर दिया गया? गाजीपुर में, ठीक है। तो उसकी समाधि स्थल कहाँ पे है? गाजीपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु
यदि आ जाए किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और उनकी समाधि स्थल कहाँ पे है, तो उनका समाधि स्थल है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो थे कॉर्नवालिस तक के गवर्नर जनरलों की चर्चा। अब कॉर्नवालिस के बाद जो है अगले गवर्नर जनरल बंगाल के बनेंगे, जिनका नाम है सर जॉर्ज बारलो। फिर इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स बनेंगे, एमहर्स्ट बनेंगे। फिर इसके बाद जो है एमहर्स्ट के बाद जो है फिर कार्यकाल आ जाएगा गवर्नर जनरल का, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल फिर बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग फिर 1833 का जब चार्टर एक्ट आएगा, तो उनको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो भारत के फिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आज यहीं तक जो है चर्चा कर लेते हैं, इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।